मेरा नाम रीमा है। घर में मैं और मम्मी पापा रहते थे। एक दिन अचानक फोन आया कि मौसी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो मम्मी पापा को तुरंत जाना पड़ा। मेरे एग्जाम आने वाले थे, इसीलिए मैं नहीं गई। घर पर मैं अकेली थी। उस दिन मौसम भी कुछ अलग ही था। रुक रुक कर बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, परंतु मैं अपने आप को दिलासा दे रही थी कि बस एक रात की ही बात है, मैं रह लूंगी। रात को 12 बज रहे थे। अभी मुझे और पढ़ना था। सोचा कि चलो चाय पी ली जाए, फिर पढ़ाई करूंगी। मैं किचन में गई ही थी कि तभी जोरदार ब्रेक लगने की आवाज़ आई और फिर एक चिक चीख सुनाई दी। पहले तो मैं थोड़ा घबराई, फिर मैंने गेट खोला तो सामने एक युवक घायल पड़ा था, खून से लथपथ और अचेत। मैंने इधर उधर देखा कि शायद कोई दिखाई दे, परंतु वहाँ कोई नहीं था जो उसकी मदद करता। अगर मैं अंदर आ गई तो युवक मर सकता है। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उसे उठाने का निश्चय किया। तभी सामने के घर से अनुज निकला। अरे अनुज, देखो तो किसी ने टक्कर मार दी है, बहुत खून बह रहा है, जरा मदद करो, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अरे रीमा दीदी, एक्सीडेंट का केस है, मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, आप भी अंदर जाओ, अनुज ने कहा। अरे कम से कम इसे उठाओ तो मैं फर्स्ट एड लगा देती हूँ। और जरा देखो कोई मोबाइल वगैरह पड़ा है क्या आसपास। अनुज ने इधर उधर देखा तो कुछ दूर पर एक मोबाइल पड़ा था। उसे उठाकर मुझको दिया और फिर हम दोनों ने सहारा देकर युवक को ड्राइंग रूम में सोफे पर लिटा दिया। उसके बाद अनुज चला गया। मैंने उसकी पट्टी कर दी। फिर मैंने देखा कि वह कांप रहा है, तो मैंने अपने पापा के कपड़े ले आई और बोली कि आप कपड़े बदल लीजिए, परंतु वह बेहोश था। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए मैंने उसके कपड़े बदल दिए। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अगर मैं उसके कपड़े नहीं बदलती तो चोट के साथ बुखार भी आ सकता था। ओह रीना, थोड़ा कराहते हुए वह अजनबी युवक बुदबुदाया। अचानक बेहोशी की हालत में उस अजनबी युवक ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। एक पल के लिए मैं घबरा गई, फिर बोली, अरे हाथ तो छोड़िए। मगर वह तो बेहोश था। धीरे धीरे उसकी हालत खराब होती जा रही थी। अब मैं घबराने लगी थी। अगर इसे कुछ हो गया तो क्या होगा। मैं ही पागल थी जो इसे घर ले आई। उस लड़के ने मना भी किया था, मगर मैं ही नहीं मानी। पर ना लाती तो मर जाता। मैंने तो सोचा कि पट्टी करके भेज दूंगी, पर अब क्या करूं। तभी अचानक जोर से बिजली कड़की और उसने बेहोशी में मेरा हाथ जोर से खींचा और मैं उसके ऊपर गिर पड़ी। और फिर अंधेरा छा गया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और फिर हम दोनों के बीच वह हुआ जिसके मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह होने को थी। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। मैंने एम्बुलेंस बुलाई और उसे हॉस्पिटल ले गई। उपचार मिलने के बाद युवक होश आया तो डॉक्टर ने उसे मेरे बारे में बताया कि मैं ही उसे यहाँ लाई थी। तब युवक बोला, धन्यवाद देना तो आपके लिए बहुत छोटी बात होगी रीमा जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको क्या दूँ। कुछ नहीं, बस आप जल्दी से ठीक हो जाएं, मैंने कहा। वह बोला, मेरा नाम राज है और मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। कल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मैं मैकेनिक की तलाश में अपनी गाड़ी से बाहर आ गया था। तभी एक कार मुझे टक्कर मारकर चली गई। फिर उसके बाद मेरी आंखें यहाँ खुली। आपने मेरी जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रीना। रीना मेरा इंतजार करती रह जाती। राज जी, क्या आपको रात की बात बिल्कुल याद नहीं, मैंने पूछा। क्या मतलब, कौन सी बात। राज बोला, नहीं, मेरा मतलब वह कौन था जिसको आपने टक्कर मारी थी। मैं जानबूझकर असलियत छिपा गई। नहीं रीमा जी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, दिमाग पर जोर डालते हुए राज बोला। हाँ, अगर आपको तकलीफ ना हो तो कृपया मेरी पत्नी को फ़ोन कर दीजिए, वह परेशान होगी। अब मुझको अपने चारों ओर अंधेरा दिखाई देने लगा। यह इमोशनल होकर मैंने क्या कर डाला। और राज वह निर्दोष था और अनजान भी। जो कुछ भी हुआ एक झटके में हुआ और बेहोशी में। राज की हालत देखकर मैं उससे कुछ ना कह पाई, पर अब जैसे तैसे मैंने अपने को संभालकर राज के घर पर फ़ोन कर दिया और उसकी पत्नी के आने पर उसे सब समझाकर अपने घर लौट आई। जब मैं लौटकर आई तो देखा कि मम्मी पापा दरवाजे पर खड़े हैं। अरे रीमा, कहाँ चली गई थी सुबह सुबह, और यह तेरा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे पूरी रात न सोई हो। पापा चिंतित स्वर में बोले, ठीक कह रहे हैं अंकल जी, आजकल मैडम ने समाज सेवा का ठेका ले रखा है, अनुज ने कहा। चलो मैंने तो लिया, पर तुम तो लड़के होकर भी नजरें छिपा गए। किसी को मरने से बचाना गलत है क्या पापा। उसके बाद अनुज और मैंने मिलकर पूरी बात बताई और ढूंढा तो वहीं पास में राज की गाड़ी भी खड़ी मिल गई। बाद में मैंने राज के घर वालों को फ़ोन करके बता दिया तो उसके घर वाले आकर ले गए। बेटा, यह तो ठीक किया, परंतु आगे से हमारी गैर मौजूदगी में फिर ऐसा नहीं करना। यह तो ठीक है कि वह एक अच्छा इंसान है, परंतु अगर कोई अपराधी होता तो क्या होता। पापा बोले,
अरे अब छोड़िए ना, अंत भला तो सब भला, वैसे भी पूरी रात जगी हुई थी। मम्मी बोली, चल बेटी चाय पीकर आराम कर ले। मैं अंदर चली गई, साथ में एक तूफान भी। मैं उस रात अकेली थी मगर पूरी रात थी, और अब जब साथ हैं और मैं घर में घुस रही हूँ तो मुझे यह क्यों लग रहा था कि मैं अधूरी हूँ, और यह कमी कभी पूरी नहीं होने वाली थी, क्योंकि जिसने मुझे अधूरा किया था वह तो एक अनजान इंसान था, और इस बात से भी अनजान था कि उससे क्या हो गया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक दिन मुझे लड़के वाले देखने आए थे। मम्मी पापा उन लोगों से बातें कर रहे थे, चाय नाश्ता चल रहा था। लड़का डॉक्टर था, परिवार भी सुलझा हुआ था। रोहित बेटा, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो लो, मेरे पापा बोले। बहुत खा लिया अंकल, रोहित ने जवाब दिया। भाई साहब, अब तो रीमा को बुलवा लीजिए, रोहित कब से इंतजार कर रहा है। थोड़ा मुस्कुराकर रोहित की मम्मी बोली, नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे रीमा की माँ, अब तो सचमुच बहुत देर हो गई है, अब तो रीमा को ले आओ। मम्मी अंदर आकर बोली, रीमा अब कितनी देर लगने वाली है, सब इंतजार कर रहे हैं। बस हो गया मम्मी, चलिए, मैं बोली। फिर मैं और मेरी मम्मी ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। अचानक मुझको लगा कि सब कुछ गोल गोल घूम रहा है, और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। हर तरफ सन्नाटा छा गया। क्या हुआ? मेरे पापा और सब लोग मेरी तरफ बढ़े तो रोहित बोला, ठहरिए अंकल, मैं देखता हूँ। मगर उसने जैसे ही मेरी नज़र देखी तो उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हुआ। रोहित ने मुझे उठाकर बेड पर लिटाया और फिर मेरे चेहरे पर पानी की छींटें मारी तो मुझे थोड़ा होश आया। मैंने उठने की कोशिश की तो वह बोला, लेटी रहो। मुझे क्या हो गया? अचानक पता नहीं मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस थोड़ी देर आराम करो। कहकर रोहित ने एक इंजेक्शन लगा दिया। अब सबको बेचैनी होने लगी, खास तौर पर मेरे पापा को। वे बोले, रोहित बेटा बताओ ना क्या हुआ रीमा को। कुछ खास नहीं अंकल, थोड़ी कमजोरी है और नए रिश्ते को लेकर टेंशन तो हो ही जाती है। अब सब कुछ ठीक है। क्या मैं रीमा से अकेले में बात कर सकता हूँ? क्यों नहीं, मेरे पिता बोले। मैं कुछ असमंजस में थी, सोच रही थी कि क्या हुआ। तभी कमरे में रोहित ने प्रवेश किया। उसे देखकर मैं कुछ सकुचा कर बोली, पता नहीं क्या हुआ रोहित जी, बस मैं कमरे में आई और सब कुछ घूमने लगा और बेहोश हो गई। क्या तुम्हें सचमुच कुछ मालूम नहीं रीमा? रोहित ने मुझे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता ही होगा कि मुझे क्या हुआ है। क्या तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो? रोहित ने कहा। रोहित जी, ना तो मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ और ना ही आप मुझे, फिर भी मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हूँ। तो सुनो, तुम प्रेग्नेंट हो, रोहित ने कहा। मेरे सिर पर जैसे आसमान गिर गया हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि उस दिन की एक छोटी सी घटना इतने बड़े रूप में मेरे सामने आएगी। मैं आंसू भरी आंखों से रोहित को देखती रह गई और सारा घटनाक्रम, राज का एक्सीडेंट, वह बरसात की रात, राज का समागम, सब मेरी आंखों के सामने तैर गया। कहाँ कैसे क्या हुआ तुम मुझे बता सकती हो। बेशक हमारी शादी नहीं हुई, पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, उस धोखेबाज की तरह जो तुम्हें मझधार में छोड़कर चला गया। नहीं, वह धोखेबाज नहीं था रोहित जी, मैंने थरथराते हुए कहा। फिर यह क्या है, जरा बताओगी मुझे? रोहित ने यह व्यंग्य से कहा। मैंने रोहित को पूरी बात बताई। फिर बोली, मैं तो इसे एक हादसा समझकर भूल गई थी, पर यह इस रूप में सामने आएगा सोचा भी ना था। अब क्या होगा रोहित जी? कुछ नहीं होगा, जो कहता हूँ ध्यान से सुनो। सामान्य होकर बाहर जाओ। रोहित बाहर आया तो सब इंतजार कर रहे थे, खास तौर पर मेरे पापा। हाँ रोहित जी, कहिए क्या फैसला है आपका? मुझे लड़की पसंद है पापा जी, रोहित मुस्कुराते हुए बोला। भाई मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, रोहित के पापा हंसते हुए बोले। पापा जी, एक बात कहनी थी, रोहित ने सकते हुए कहा। मेरे पापा कुछ घबराते हुए बोले, पापा जी आप क्यों डर रहे हैं? बस इतना कहना है कि जितनी भी रस्में हैं शादी सहित सब 1 महीने में ही कर दीजिए। पर 1 महीने में हम पूरी की तैयारी कैसे करेंगे बेटा? कुछ समय दो। बात यह है पापा जी कि मुझे आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना है, तो मैं सोच रहा हूँ इसी बीच में शादी भी निपटा ली जाए, ताकि रीमा भी मेरे साथ चले। ठीक कह रहा है रोहित, वैसा ही करते हैं। क्यों? रोहित की माँ ने रोहित के पापा से बोले। जैसा आप लोग ठीक समझे, अनमने भाव से रोहित की मम्मी बोली। इस तरह चट मंगनी ब्याह करके मैं और रोहित हनीमून पर जा रहे थे। मैं भावुक थी। मैंने रोहित से कहा, आपने ना सिर्फ मेरी इज्जत बचाई बल्कि मेरे पूरे परिवार की इज्जत बचाकर मुझे उनकी नज़रों से गिरने से बचा दिया। मैं आपका यह कर्ज कभी नहीं उतार पाऊंगी। रीमा, अब अपने मन पर कोई बोझ मत रखो। जो हुआ उसमें ना तुम्हारा दोष, ना उस अनजाने का, और ना ही छोटी सी जान का जो इस समय दुनिया में अभी आई भी नहीं है। अब यह जो भी आएगा या आएगी वह मेरा ही अंश होगा।
बस यही मानना है। रोहित की बात सुनकर मैं उसके गले लग गई। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।